Assalamu alaikum. Today our lecture number 9 is about conceptual questions that were remaining from the last lecture taken from the book of Physics Part 1. Our chapter number 1 is about measurement. Now let us move toward question number 5. अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखेंगे. Why including more digits in answer does not make it more accurate. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सा क्वेश्चन बताया गया है इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर जो आंसर में डिजिट्स ज़्यादा कर दिए जाएं, ठीक है, अगर पॉइंट्स है या उसमें डिजिट ज़्यादा कर दिए जाएं तो वो एक्यूरेट ज़्यादा क्यों नहीं रहता आंसर. ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजनेस ऑफ अ रीडिंग विद एक्चुअल वैल्यू. तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है कि अगर हम एक रीडिंग ले रही हैं, ठीक है, और रीडिंग हमारे पास आती है 2.01 और हमारे पास जो एक्चुअल रीडिंग थी वो 2 थी. ठीक है, तो ये देखो कितनी क्लोज आ रही है, 0.01 का एरर इसमें पाया जा रहा है. तो इसमें हम कहते हैं ये बहुत क्लोज है. लेकिन अगर इसी तरह की रीडिंग ली जाए जिसका आंसर यहाँ पे 3 आता है तो उस 3 को हम इससे मेजर करेंगे तो वो बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक्यूरेसी नहीं होगी इसकी. ठीक है, एक्यूरेसी होगी 2.01 की. तो यहाँ पे इसको बेस्ट किया जाएगा और इसको 3 वाले आंसर को बेस्ट ना नहीं किया जाएगा, इसको एक्यूरेट ना नहीं किया नहीं कहा जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिजिट, जितने इंक्रीजिंग करते हैं डिजिट्स को, में हेल्प इंक्रीजिंग द प्रिसीजन, प्रिसीजन को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा इसको देखा जा सकता है ऑफ द मेजर, बट इट विल नॉट ब्रिंग द रिजल्ट टू क्लोज द एक्चुअल वैल्यू. तो वो जितने भी हम डिजिट बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है. इसका मतलब तो एक्यूरेसी तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी जहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ करके चेक कर लिया. ठीक है, तो जितना वो क्लोज है वो हमने देखना होता है. तो अगर ये 3.0, 1, 2, 3, 4 बढ़ाते जाएं तो इसकी प्रिसीजन बढ़ेगी, इसकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी. एक्यूरेसी वहीं रहती है. ठीक है, नंबर और डिजिट बढ़ाने से एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिसीजन पे फ़र्क पड़ रहा होता है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे. व्हाट डिटरमिन्स द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. क्या डिटरमिन करता है कि प्रिसीजन कैसी है, उसको कैसे मेजरमेंट में कैसे देखा जा सकता है. ठीक है, सबसे पहले प्रिसीजन को हम डेफिनेशन को देख सकते हैं. ठीक है, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ रीडिंग विद ईच अदर ऑन द रिपीटेड मेजरमेंट. तो हमने जब प्रिसीजन वाला टॉपिक किया था, एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला, उसमें हमने देखा था कि हम डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हैं. एक आ रही है 3.2 आ रही है, सॉरी 2.3 आ रही है, एक आ रही है 2.4. ठीक है, एक और आ रही है 2.010. ठीक है, एक और आ रही है 2.13. ठीक है, एक और आ रही है 2.32. अब ये देखो ये आपस में क्लोज हैं सारी. ठीक है, इन सबको आपस में देखोगे ये आपस में सारी क्लोज हैं. लेकिन अगर इसके मुताबिक एक्चुअल आंसर को देखा जाए और एक्चुअल आंसर हमारे पास 3 है, तो एक्चुअल आंसर से बेशक ये दूर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये आपस में जब क्लोज होती हैं रीडिंग्स तो इनको हम प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं, प्रिसाइज रीडिंग कहते हैं. ये आपस में जितनी क्लोज होंगी मेजरमेंट और ये रिपीटेड किया जाए एक ही आंसर को फाइंड करने के लिए. अगर सपोज आप मेजर कर रहे हैं लेंथ ऑफ पेपर, किसी भी पेपर की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसकी आप डिफरेंट रीडिंग लेते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं. तो 4-5 आपने रीडिंग्स ली और 4-5 का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारे आपस में क्लोज हैं. लेकिन जो एक्चुअल लेंथ हमने ली थी तो एक्चुअल लेंथ जो होती है वो पेपर की 3 थी. ठीक है, तो ये एक्चुअल से दूर है. तो लेकिन एक्चुअल से दूर है, वो बेशक दूर हो लेकिन आपस में क्लोज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रीसाइज हैं. ठीक है, तो इसको प्रिसीजन कहते हैं. प्रिसीजन इज डिटरमिन्ड बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. कितना ये डेविएट कर रहा है आपस में, तो वो डेविएशन को मेथड को यहाँ पे यूज किया जाता है. हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट लो प्रिसीजन. जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, जितना वो डेविएट कर रहा होगा आंसर एक दूसरे से, डेविएट का मतलब जितना वो डिफरेंस आ रहा होगा उसमें, उतना कम हमारे पास प्रिसीजन होगी. और जितना डेविएशन ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी डेविएशन हमारे पास, जितनी डेविएशन कम होगी तो उतना ही हमारे पास ज़्यादा प्रिसीजन पाई जाएगी.
ठीक है, तो ये चीज़ दोबारा देख लो कि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, हाई डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस आंसर्स में होगा उतने ही कम प्रिसीजन होगी, और जितनी कम डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास ज़्यादा प्रिसीजन होगी। और इसको हम एक और तरीके से दे सकते हैं, आल्सो प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट पे भी ये डिपेंड करता है कि स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितना हमारे पास लीस्ट काउंट कम होगा उतने ही हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स जो से हैं वो ज़्यादा होंगे। जब सिग्निफिकेंट नंबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो कि मेजर्ड हो रहे हैं, तो प्रिसीजन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इसके मेथड यहाँ पे डिटरमिन किए गए हैं कि इन दो मेथड से हमें पता चलता है कि प्रिसीजन कैसे डिटरमिन की जा सकती है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ़ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस, अगर दो क्वांटिटीज हैं उनकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है, इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है, क्या हम उन्हें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ये आपने इसका आंसर बताना है। तो इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड टू क्वांटिटी विद डिफरेंट डायमेंशंस बट नॉट पॉसिबल टू ऐड देम बिकॉज डिफरेंट डायमेंशन मीन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, एंड it is not possible to add or subtract two or more quantities with different measurement unit। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमेशा मैथ का रूल भी यही होता है, हमारा फिजिक्स का रूल भी हमेशा यही होता है कि मीटर अगर 2 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 मीटर लिखा हुआ है तो ये दोनों डायमेंशन सेम होती हैं। और इस तरह मैथ में अगर देखा जाए तो ये अगर वेरिएबल के तौर पे ऐड किया जाए m को, तो 2m + 3m को ऐड किया जाएगा, जो कि आंसर आएगा 5m। ठीक है, तो ये मीटर अगर यूनिट सेम होंगे मतलब डायमेंशन सेम होंगी। ठीक है, और मीटर की डायमेंशन क्या होती है, अगर मैं इसको देखूं तो ये 5 साथ में कांस्टेंट है और साथ में उसकी डायमेंशन लिखें तो वो कैपिटल एल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती है। तो डायमेंशन डायमेंशन के साथ सेम डायमेंशन ऐड होती हैं। ठीक है, और डायमेंशन अगर मैं डिफरेंट कर दूँ, जिस तरह अगर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे 2l है, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐड किया जा रहा है m के साथ। ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है एल और एम ऐड हो जाएं, तो इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की, 2l को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, किसके साथ, m के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं एज अ, जिस तरह आपने देखा होगा हमने काफ़ी आंसर्स में लिखा भी है, यहाँ पे 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे l को और m को हम एक ही ब्रैकेट में मर्ज कर लेते हैं, तो इसको हम एक डायमेंशन में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, इस वजह से हम उसको नहीं ऐड कर सकते। तो आपने देखा होगा कि एडिशन तभी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दो क्वांटिटीज सेम हो। तो ये डिफरेंट है तो इसको ऐड नहीं कर सकते। तो सेम थी हमारे पास, उनको ऐड करके हमने 5 लिख दिया तो हमारे पास डायमेंशन सेम आ गई। तो इस वजह से हम उसको ऐड कर सकते हैं सेम डायमेंशन को, डिफरेंट डायमेंशन को ऐड नहीं कर सकते। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट, व्हाई आर दे नॉट ऑफ्टन यूज। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जो पल्स रेट होती है हमारी, ठीक है, जो हार्ट पल्स होती है, और इसी तरह अगर पेंडुलम के जो स्विंग होती है उनको हम एज अ स्टैंडर्ड टाइम के यूनिट के तौर पे क्यों नहीं ले सकते, कि अगर हम उसको स्टैंडर्ड बना लें, ठीक है, और हर घड़ी में पेंडुलम ही यूज़ कर लें या अपने हार्ट बीट के मुताबिक ही उस घड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्यों नहीं ले सकते। तो इसका स्टेटमेंट, हम इसका आंसर देखते हैं। स्विंग ऑफ पेंडुलम इज़ नॉट यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड। तो एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं यूज़ किया जाता था पेंडुलम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन फॉलोइंग रीजन की वजह से। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वेरीज विद द जी। तो आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला पेंडुलम का, जो कि था टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे एल ओवर जी। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जी के रिलेटेड इसका टाइम पीरियड होता है। इसको हम रिलेट नहीं कर सकते, जी की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता रहेगा। इसी तरह अगर फ्रिक्शन आ जाए, एयर रेजिस्टेंस आ जाए, तो उसकी वजह से भी इसकी टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन ऑफ एयर हमारे पास में और बाकी जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, डिफरेंट एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स हैं, वो हमारे पास टाइम पीरियड को चेंज कर देते हैं। और एक और फैक्टर यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ के चेंज होने से भी टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा होता है। ठीक है,
तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको पेंडुलम को यूज़ नहीं कर सकते। और इस तरह ह्यूमन पल्स की बात की जाए तो वो भी हम नहीं यूज़ कर सकते। उनकी रीजंस क्या है? ह्यूमन एरर में अकर इन द फॉर्म ऑफ ओवरलुकिंग अ बीट और कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ह्यूमन एरर में हमारे पास ये हो सकता है कि उसमें जब हम हार्ट बीट को मेजर कर रहे हो तो उसमें हो सकता है कि हम हार्ट बीट को जो कैलकुलेशन है वो ही गलत हो रही हो, या उसकी हार्ट बीट की कभी एक मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होती। आपने कभी पल्स रेट देखी हो तो उसमें कोई कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। तो वो आपका जिस तरह आपका सिचुएशन होती है, जब आप बीमार हो जाते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये आपके रिदम चेंज हो जाता है। तो हार्ट बीट रिदम में नॉट बी कांस्टेंट और स्टेबल, वो स्टेबल नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता रहता है हमेशा। और पल्स रेट ऑलवेज आल्सो चेंज विद द एज। तो हमारे पास आपने देखा होगा जो हेल्थ रेट और पल्स रेट होती है, ठीक है, वो बच्चों की अलग होती है और यंग पीपल्स की अलग होती है, और इसी तरह ओल्ड पीपल्स की अलग होती है। तो इस वजह से हम हार्ट बीट को एज अ स्टैंडर्ड टाइम यूनिट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते इन फॉलोइंग रीज़न की वजह से। ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन इज राइट इक्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है इस चैप्टर का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो राइट इक्वेशन है। तो ये पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हमने ये स्टडी किया था तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आ जाएं और हम उसको कहें कि वो राइट इक्वेशन बन रही है, क्योंकि उसमें डिफरेंट हमारे पास कांस्टेंट आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा एक ड्रैग फोर्स का फार्मूला जो कि आपके पास F इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, F इज इक्वल टू 6 पाए, ठीक है, 6 पाए ये कांस्टेंट है, ईटा आर वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, ईटा कोफिशिएंट है, ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। इस तरह 6 पाई एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं डील करूँ इस चीज़ को, इस 6 पाई को, ये हम डायमेंशन में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डायमेंशन ही नहीं होती। तो डायमेंशन जब नहीं होती तो हम इसको कैसे मेजर करें? तो इस वजह से इसको हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मेजर करते हैं, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो डायमेंशन करेक्ट does not guarantee the correctness of the equation। तो ये कभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि वो इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, because it has certain limits, it does not give any information about the dimensional constant and variables। ठीक है, वो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि वेरिएबल्स और डायमेंशन कांस्टेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए तो वो डायमेंशन neglects the constant 2 pi 3 2 pi 6, इस तरह आपके पास जितने भी वैल्यूज हैं उनको ये निगलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे 6 पाई को निगलेक्ट किया गया था। ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है, इफ़ यू राइट एन इक्वेशन के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक एग्जिस्ट कर रही है। इसको हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन है और एक और इक्वेशन थी, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट यहाँ पे आप देखोगे इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशन, लेकिन जब हम प्रूव करते हैं तो वो हमारे पास उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की वजह से उसका इक्वेशन जो सी बनती है वो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होती है, ठीक है। तो ये एक राइट इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन राइट नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सो इट प्रूव दैट इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली बट इट इज़ नॉट यूज फिजिकली। तो ये हम इसको फिजिकली यूज नहीं कर सकते, डायमेंशनली वो करेक्ट हो भी जाए, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखे, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन ना समझ आए हो आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।